विगत कुछ महीने में आप लोग जानते हैं कि बहुत से रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1, शिक्षक वर्ग 2, उसके साथ साथ ट्राइबल विभाग की जो वैकेंसी निकली थी स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ, उसका भी रिजल्ट घोषित, मेरिट लिस्ट घोषित कर दी गई है। उसके बाद जूनियर सेल्समैन, और इसके अलावा भी कई विभाग ऐसे हैं, जैसे कि रेलवे में भी ग्रुप डी की वेटिंग क्लियर हो रही है, पटवारी में भी वेटिंग क्लियर हो रही है। इसके साथ साथ आईबीपीएस का भी रिजल्ट घोषित हो गया है। तो मेरे पास कंटिन्यू बहुत से लोगों का सर कमेंट आ रहा है कि सर ये बताइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोगों को किन किन फेसों से गुजरना पड़ता है, हम लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेके जाएं जिससे कि हम लोगों का जो सिलेक्शन कमेटी है या कहे जाए कि जो बोर्ड है वो हम लोगों पे आपत्ति ना ले, हमें बाहर ना कर दे। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि उन लोगों का कंटिन्यू मेरे पास कमेंट आ रहा था, जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो बनाने का मात्र उद्देश्य यही है कि जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते हैं और उन लोग मेरे को कमेंट करते हैं, तो मैं उनको जानकारी दे सकूं, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत से विभागों में मेरिट में आ गए हैं, और वो मेरे को इस चीज़ के लिए काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि सर आप मेरे को हमें एक वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दे दीजिए, जिससे कि जब भी हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, मैं वीडियो चालू करूं उसके पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल को लाइक करें, और जो नए वीडियो देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें बहुत से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सब जो आपने फॉर्म भरा था जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से या खुद के माध्यम से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका एक सेट आपको ज़रूरत होती है। उस सेट में क्या होता है कि आपको इसलिए ज़रूरत होती है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता नहीं है, पर वो सेट हमेशा आप अपने पास इसलिए रखिए क्योंकि जो फॉर्म भरते हैं उसमें आपको जानकारी रहती है कि हमने क्या क्या फॉर्म भरा था, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगाए थे उस टाइम, तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी रहती है। कभी कभी आप लोग क्या होता है कि उस फॉर्म को घुमा देते हैं, बाद में फिर आप लोग पछताते हैं, सर उसमें एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है, हमें एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ रही है, या हमने उसमें कौन कौन सी जानकारी भरी थी हम लोगों को नहीं मालूम है। तो इसके लिए आप सबसे पहले वो सेट हमेशा अपने पास रखिए, या तो प्रिंट आउट रख लीजिए, नहीं हो तो आप प्रिंट आउट नहीं रख सकते हैं, या कोई इनकेस खो गया है तो आप अपने उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके या फोटो खींच के अपने जीमेल आईडी पे सेव कर लें। अब देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसमें सबसे पहला रहेगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, आप जो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद वो एडमिट कार्ड लगभग घुमा देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखिए, ऐसा ना करें, क्योंकि आप बहुत सी विभाग ऐसे क्या करते हैं, उसकी लिंक को बंद कर देते हैं जब तक डॉक्यूमेंट जैसे आईबीपीएस में अक्सर यही होता है कि एक डेट तक आपका डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड जारी करते हैं, और उसके बाद जब लास्ट पेपर की लास्ट डेट रहती है उसके बाद वो एडमिट कार्ड की लिंक हटा देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई भी कैंडिडेट पेपर देने जा रहा है तो अपना एडमिट कार्ड की फोटो क्लिक करके हमेशा अपने पास रख ले, क्योंकि ये बहुत कई बार जरूरत पड़ जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये मांग लेते हैं। उसके बाद जो अगला रहेगा वो आपका रहेगा फोटोग्राफ। देखिए, फोटोग्राफ आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फोटोग्राफ आपका वही रहना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई किया था, और वो फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड का रहे और उसके नीचे नाम और डेट मेंशन रहे, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी हुआ या ग्रुप डी हुआ या जो जेई की वैकेंसी निकली थी, इसके अलावा व्यापम हुआ, ये एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से जो भी वैकेंसी निकलती है ये फोटोग्राफ मांगते हैं, और फोटोग्राफ के नीचे उस लोग निर्देश लिख देते हैं कि हमें फोटो वाइट बैकग्राउंड का चाहिए, फोटो के बाद आपके नीचे नाम लिखा रहे, और उसके बाद फोटो खिंचवाने की तिथि रहे, और ये भी आपका 3 महीने से पुराना ना हो। तो आप, और वो फोटो ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फोटो घुमा देते हैं, नया फोटो ले जाते हैं, तो उनको क्या होता है, बोर्ड या जो चयन समिति होती है वो आपत्ति ले लेती है, क्योंकि उस टाइम वो चेहरा कुछ थोड़ा सा बदल जाता है या दिक्कत होती है। तो इस कारण हम ये आप लोगों से कहते हैं कि जो फोटो आप लोग फॉर्म भरते वक्त लगाते हैं वो फोटो आप लोग संभाल के रखें, कहीं उसको डिस्ट्रॉय ना करें, घुमाए ना, क्योंकि जब भी आप लोगों की मेरिट लगती है तो बहुत से विभाग में क्या होता है कि वही फोटो मांग लेते हैं जो कि आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई किया था, तो उन फोटो को घुमाए नहीं।
नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर वैसे आप लोगों का डॉक्यूमेंट तो नहीं बोल सकते हैं, पर सिग्नेचर मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि सिग्नेचर की ज़रूरत इसलिए बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि सिग्नेचर अलग मार देते हैं। जब फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम अलग सिग्नेचर करते हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस उन लोगों का कुछ अलग ही हो जाता है, अरे हमारा तो चेन हो गया, हम तो मैरिड में आ गए हैं। पर वो लोग क्या कर देते हैं कि जल्दबाजी में अपना शॉर्ट सिग्नेचर कर देते हैं, फॉर्म भरते वक्त अलग सिग्नेचर करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो सिग्नेचर एक आप अपना यूनिक बना लें, वही सिग्नेचर आप हर जगह करें। जैसे कि जब भी आप फॉर्म भरें वही सिग्नेचर करें, पेपर देने जाएं तो वही वही सिग्नेचर करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वही सिग्नेचर करें, उसके बाद जब भी विभाग में आप ज्वाइनिंग करें तो भी वही सिग्नेचर करें। बहुत से लोग क्या करते हैं अलग अलग सिग्नेचर कर देते हैं, तो उनको क्या होता है बोर्ड आपत्ति ले लेता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये फ्रॉड कैंडिडेट है, सिग्नेचर उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अलग किया था, यहाँ पे वो अलग कर रहा है, तो जालसाज कैंडिडेट तो नहीं है। तो वो लोग थोड़ा सा उसको दिक्कत कर देते हैं, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से करते हैं। कोई यदि उनको डाउट लगता है तो वो कैंडिडेट को बाहर कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सिग्नेचर आप यूनिक बना लें हर जगह, जहां आप लोगों का बैंक में भी आप लोगों ने सिग्नेचर दिया है पैसे निकालते वक्त, ये सब सिग्नेचर आप एक ही करें ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है आप लोगों का बॉडी मार्क। आप लोग फॉर्म भरते वक्त आप बताते हैं कि हमारे जैसे कि चेहरे पे तिल है या हाथ पे तिल है, तो ये जो भी हो वो सच्चाई बताएं। बहुत से लोग क्या बोल देते हैं अरे हमारा कौन चेक करेगा, ये अपन तो कुछ भी भरवा दो, लापरवाही करते हैं। और ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी ओरिजिनल बॉडी मार्क हो, जहाँ कहीं यदि पैर में कट मार्क हो या किसी प्रकार के टांके लगने का निशान हो या चोट का निशान हो, तिल का निशान हो, वो आप लोग हमेशा सही बताएं। क्योंकि बहुत से लोग क्या कर देते हैं कि लापरवाही कर देते हैं, वो लापरवाही करने के बाद जब यदि चयन समिति या जो बोर्ड रहता है चयन बोर्ड, वो यदि चेक कर लेता है और उसके पास ये बॉडी मार्क नहीं मिलता तो बहुत से कैंडिडेटों को बाहर भी कर देता है। नेक्स्ट है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड देखिए, आइडेंटिटी कार्ड जो आपने फॉर्म भरते वक्त या तो वोटर आईडी अप्लाई किया था, उसके नंबर दिया था, या पैन कार्ड का नंबर दिया था, तो वो आईडी आपको अपने साथ ओरिजिनल लेके जानी पड़ती है और उसका फोटो स्टेट भी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वही आईडी आपकी चेक होती है। और ये आप लोग इसका डुप्लीकेट ना लेके जाइए, हमेशा अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं इसका कलर फोटोकॉपी करके ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग हमेशा पेपर देने भी जाएं तो जो आईडी आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई किया था, पैन कार्ड अप्लाई किया था या किसी भी प्रकार का फोटो आईडी प्रूफ जो अप्लाई किया था उसका नंबर दिया था, वो आईडी आप हमेशा अपने साथ लेके जाएं पेपर देने में भी, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएं तो आप अपने साथ लेके जाएं। उसके बाद है आपका एक आधार कार्ड। आधार कार्ड में इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ कि बहुत सी जगह आजकल आधार वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि जो आधार में आपका जैसे आप लोग जानते हैं कि पीईबी का जो पेपर होता है उसमें आधार वेरिफिकेशन होता है। आप आधार नंबर आपके जो भी इन्विजिलेटर रहते हैं वो आधार नंबर आप से लेते हैं, और आधार नंबर डालने के बाद आपसे थंब इंप्रेशन लगाते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को पेपर देने देते हैं। और उसके बाद जब भी पेपर छूटता है तब भी एक आधार वेरिफिकेशन करते हैं। तो मेरा यही कैंडिडेटों से कहना है कि आप लोग आधार नंबर भी साथ में लेके जाएं, आधार कार्ड, क्योंकि जिस भी विभाग में यदि आधार वेरिफिकेशन अलाउड किया है तो आधार वेरिफिकेशन ही होगा। और कहीं कहीं जगह सिंपल इंक पेड से थंब लगा के थंब इंप्रेशन ले लेते हैं। तो जहां जैसी जरूरत है वहां वैसा डॉक्यूमेंट लगेगा, पर आपको ये लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका रहेगा जो रिजल्ट की एक कॉपी लगेगी। तो मेरा कैंडिडेटों से ये कहना है कि जब भी रिजल्ट घोषित हो उसके बाद आप लोग अपना मोबाइल में देखते हैं या किसी भी जाके कंप्यूटर सेंटर पे देखते हैं, सबसे पहले एक फ़ोटो उसका फ़ोटोकॉपी करवा लें, या मोबाइल में देखते हैं तो उसको एक पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लें। क्योंकि बहुत सी जगह क्या होता है कि एक जो रिजल्ट रहता है एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन किया जाता है, तो उस कारण आप लोगों को बाद में ये लिंक नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो आप लोग सबसे पहले एक जो भी रिजल्ट रहता है उसकी फोटो कॉपी या प्रिंट आउट निकलवा के रख लें और अपने मेल जीमेल आईडी या मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कहीं भी उसको सेव कर लें अपने मोबाइल पे। हाँ, उसके बाद रहेगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आपकी लगेगी सब 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट का जो उद्देश्य लगने का वो उसमें रहेगा आपका फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ साथ आपका नाम। जो आपकी ये चार चीजें, नाम, पापा का नाम, माता जी का नाम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो फॉर्म में आपने भरा है वही फॉर्म आपकी 10th की मार्कशीट में होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेटों के साथ ये मिसमैच हो जाता है, तो इस पे क्या है डिपेंड करता है कि चेन बोर्ड के ऊपर, चेन बोर्ड चाहेगा तो आपको रख लेता है या चेन बोर्ड चाहे तो आपको बाहर कर सकता है। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहना है कि जिनकी भी यदि ये मार्कशीट में गलती है
तो आप लोग नाम में गलती है, किसी किसी का नाम में कोई आई लिखता है, कोई डबल ई लिखता है, या जहाँ पे कुछ भी यदि गलती है तो उनको सुधरवा ले। पापा के नाम में यदि अलग अलग प्रकार से नाम लिखा है आपकी क्वालिफिकेशन में, तो उनको सुधरवा लेना ये जरूरी है। तो आप लोग जो फॉर्म भरते वक्त जो भी ध्यान रखें कि आप लोग जो आपकी मार्कशीट में 10th में नाम है वही आप लोग नाम फॉर्म भरते वक्त अप्लाई करें, क्योंकि 10th की मार्कशीट का उद्देश्य आपकी 4 चीज़ों के लिए होता है: आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद है आपकी 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं जो जहाँ जहाँ वैकेंसी निकलती है वो 12th बेस पे निकलती है, तो 12th की ही मार्कशीट चेक की जाती है। फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो तो वो आपसे चेक नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम बात करी जाए पुलिस कांस्टेबल हुआ या जेल पेरी, फॉरेस्ट गार्ड, जहाँ पे कि 12th बेस वैकेंसी होती है, तो वहाँ पे आपकी केवल 12th की मार्कशीट ही चेक करी जाएगी। और 12th की मार्कशीट में भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नाम जो रहे वो 10th की मार्कशीट से ही जैसा ही रहे, बिल्कुल अलग अलग ना हो। उसके बाद यदि बात की जाए आपका क्वालिफिकेशन में, अगला है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा। देखिए ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की वैकेंसी निकली है। यदि ग्रेजुएशन बेस की वैकेंसी है तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। यदि कोई कहीं कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, एमकॉम मांगा है या एमएससी मांगा है, एमबीए मांगा है, तो वहाँ इनकी मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा ये आपकी बात करी जाए डिप्लोमा, कहीं यदि डिप्लोमा बेस्ड वैकेंसी है, जैसे कि जहाँ इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा लगता है जेई की, तो ये मार्कशीट लगेगी। तो मेरा ये कहना है कि ये 3 मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा की मार्कशीट आपकी लगती है। हाँ, यदि आप लोगों के पास इसकी मार्कशीट के अलावा आप डिग्री अप्लाई कर सकते हैं तो डिग्री अप्लाई कर लीजिए। आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी है 2 से 3 महीने में आपकी अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट आने के बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको इसका डिग्री आपको प्रोवाइड कर देती है, डिप्लोमा प्रोवाइड कर देती है, तो आप उसको ले सकते हैं। पर जब तक आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो अंतिम सेमेस्टर तक की जो मार्कशीट होगी वो लेके जाइएगा। बहुत से कैंडिडेटों के पास मेरे पास बहुत से कैंडिडेटों का मेरे पास कमेंट आता है, सर ये बताइए कि मेरे पास 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है पर मेरे पास डिग्री नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो क्या मेरे साथ कोई दिक्कत होगी? तो मेरा ये कहना है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लोग मंगवा सकते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके तो आप मंगवा लीजिए, और यदि आप लोग नहीं मंगवा पा रहे हैं, आप लोगों का समय नहीं है किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी यूनिवर्सिटी के पास स्टेशनरी उपलब्ध नहीं रहती, प्रिंटिंग प्रॉब्लम रहती है, तो वह उस टाइम प्रिंटिंग नहीं करवा पाती है, तो आप लोग अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट ले जा सकते हैं। अंतिम सेमेस्टर की तो जरूरी है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक की पूरी मार्कशीट लेके जाएं, क्योंकि और 6 सेमेस्टर की मार्कशीट में तो आप लोग जानते हैं कि पूरा कैलकुलेशन ही रहता है। जो अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट रहती है उसमें आपका फर्स्ट ईयर से लेके 6 सेमेस्टर तक पूरा रहता है। पर मेरा ये कहना है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक की पूरी लेके जाए। कभी क्या होता है, कोई चेन बोर्ड मांग लेता है कि आप मार्कशीट बताइए, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो कोई आप लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाए तो जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में आप लोगों का ओबीसी, एससी, एसटी के जो उम्मीदवार हैं उसके साथ जो अब ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार हैं, इन सभी लोगों को लिए जो भी यदि आप लोग फ़ायदा लेते हैं इस चीज़ का, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट्स का, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी कैंडिडेट आते हैं, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं, अनुसूचित जाति के उम्मीदवार आते हैं, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार आते हैं, या ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार आते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। और ये एक फॉर्मेट होता है जो कि एचडीए लोक सेवा केंद्र या एसडीओ ऑफिस से बनता है, जहां से भी आप लोगों के यहाँ से बनता है, आपकी जिस भी जिले में हो, जिस भी राज्य से संबंधित है, तो आप लोगों को लेके जाना पड़ता है। हाँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल की भर्ती होती है उसका फॉर्मेट एक अलग रहता है, उसके लिए आपको एक सेंट्रल का फॉर्मेट रहता है, उस पर आपको लेके जाना पड़ता है। ये आप लोगों को मैं इसका जो लिंक रहेगी वो मैं अपने कमेंट बॉक्स पे डाल दूंगा, उससे आप लोग डाउनलोड करके उसको बनवा लीजिएगा। ये हमेशा एक लेटेस्ट रहता है, तो आप इसको लेटेस्ट ही बनवा के लेके जाएं। हाँ, और जो एक आप लोगों का स्थायी जाति प्रमाण पत्र रहता है वो तो आप लोक सेवा केंद्र से अप्लाई करके बनवा लीजिए, और हमेशा के लिए रहता है। जैसे जिसका भी कैंडिडेट का मैनुअल है हस्तलिखित है, वो डिजिटल फॉर्मेट में जमा करके डिजिटल फॉर्मेट में ले सकता है। उसके बाद यदि मैं बोलूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि रहता है राज्य का मूल निवासी, जो भी कैंडिडेट जिस भी राज्य से संबंधित रहता है उसको उस राज्य का मूल निवासी देना पड़ता है।
तो आप लोग ये डिजिटल बनवा लीजिए मूल्यमासी, इसकी भी कहीं कहीं जगह जरूरत पड़ती है। उसके बाद है अगला डॉक्यूमेंट, ये जरूरी नहीं है पर जो भी कैंडिडेट इससे बिलोंग करते हैं वो आप लोगों को बनवाना पड़ेगा, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मतलब जो भी कैंडिडेट यदि विकलांग हैं उन भी कैंडिडेटों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये 40% से जब ऊपर रहता है तभी ये मान्य रहता है। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं एक निश्चित फॉर्मेट रहता है, उसके थ्रू ही आप लोग उस पर ही बनवाएं। ये किसी के हाथ से लिखा हुआ नहीं होता है। ये इसको जो आपका जो भी हॉस्पिटल रहता है, जिला अस्पताल, जिसपे जो डॉक्टर ऑथोराइज रहते हैं वही डॉक्टर इसको बनाते हैं। तो एक निश्चित फॉर्मेट में रहता है। ये इसको जो भी कैंडिडेट जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है और वो कैंडिडेट ही बनवा सकते हैं। इसमें जहाँ पे भी आप लोगों ने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई किया होगा तो वो आपका लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यदि जिस भी कैंडिडेट ने इसके लिए वेरिफिकेशन के टाइम ये जरूरत होती है, जिस भी कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई किया होता है, इस वैकेंसी से अप्लाई किया होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका मेरिट सर्टिफिकेट। मेरिट सर्टिफिकेट उस कैंडिडेट के लिए लगता है जो कि कैंडिडेट मेरिट हो चुका होता है फॉर्म भरते वक्त। तो जो भी कैंडिडेट ने यदि मेरिट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके नगर निगम कार्यालय या ग्राम पंचायत या वहाँ से आपका मेरिट सर्टिफिकेट बन जाता है। तो जिन भी कैंडिडेटों की मेरिट लगी है और उनने फॉर्म भरते वक्त यदि मेरिट की जगह हाँ कर दिया था कि उनकी शादी हो गई है तो शादी की उनको जानकारी देनी पड़ेगी। तो उनका एक निश्चित फॉर्मेट होता है जो कि नगर निगम से जारी होता है या गांव में होते हैं वो ग्राम पंचायत से जारी होते हैं। तो ये आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि जब वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये भी आपका मांग सकते हैं, क्योंकि आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई किया था। उसके बाद वो फॉर्म भरते वक्त इसके अलावा एक ऑप्शन भी होता है बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या यदि आप लोगों के यदि कोई बच्चे हो गए हैं शादी के बाद तो आप लोग उसके लिए भी आपका जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, क्योंकि वो सब डॉक्यूमेंट आप लोगों के विभाग में लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रोजगार कार्यालय का क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे कि हम लोग बता दें कि जो पीईबी की वैकेंसी होती है या एमपी ऑनलाइन एमपी पीएससी की वैकेंसी होती है तो यहाँ पे एक रोजगार कार्यालय का जो रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है। तो ये आप लोगों को जिनके पास नहीं है वो इसको बनवा लें, और जिनके पास है तो वो तो ऑलरेडी इसको लेके जाना ही पड़ता है। जिस भी पास नहीं है तो जहाँ उन लोगों को अभी तक लगा नहीं होगा इसलिए उनके पास नहीं है, पर जहाँ जहाँ जिस वैकेंसी में लग गया है तो ये आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इसका। उसके बाद है आप लोगों के पास एनी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म भरते वक्त कभी कभी बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं कि कुछ क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, उसके बाद कोई क्वालिफिकेशन ऐसी होती है कि एक्स्ट्रा होती है जो आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि सीपीसीटी की होती है, उसके अलावा ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होता है। तो बहुत से कैंडिडेटों से मेरा ये कहना है यदि उनने फॉर्म भरते वक्त यदि इस टाइप की कोई भी क्वालिफिकेशन यदि फॉर्म में अप्लाई की थी, बता दी थी कि हमें ये जरूरत, विभाग को तो जरूरत नहीं है पर हमारे पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, यदि आप लोगों को कभी जरूरत पड़े तो हम ये शो कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यदि अप्लाई किया है तो आप लोग इसको बता सकते हैं। उस जैसे कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होता है, सीपीसीटी होता है, तो ये भी आप प्रिंट आउट लेके जाएं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से कैंडिडेट हमेशा देखिए ओरिजिनल तो लेके चले जाते हैं पर वो फोटोकॉपी नहीं लेकर जाते हैं। तो मेरा उन कैंडिडेटों से ये कहना है कि हमेशा जो भी आप लोग लेके जा रहे हैं डॉक्यूमेंट उनकी हमेशा 2 सेट फोटोकॉपी करवा के जाएं, और हमेशा उसमें सेल्फ अटेस्टेड करें। कभी भी कोई भी फोटोकॉपी अपन देते हैं तो उनको सेल्फ अटेस्टेड करके दें। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट को आप लोग दे रहे हैं उसको एक विभाग के पास एक लिस्ट होती है, वो जैसे कि नोटिस बोर्ड पे लगा देता है, उसको हमेशा एक ऑर्डर में दें जिस ऑर्डर में उन लोगों ने लिस्ट लगाई है कि सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश का हो या जिस भी राज्य का हो मूल निवासी लगेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को एक निश्चित ऑर्डर में जहां दिया हुआ है क्रमांक वाइज उस ऑर्डर में जमाएं, क्योंकि जब भी आपका चेन बोर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे तो वो बिल्कुल आपका देखते जाए कि हाँ इसके पास 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, तो क्रमांक में रहता है तो उसको आसानी रहती है। यदि वो कोई बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं पहले ग्रेजुएशन की लगा देंगे, फिर 10th की लगा देंगे, फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे, फिर कोई सा दूसरा सर्टिफिकेट लगा देंगे। तो इससे क्या होता है उसको भी दिक्कत होती है और वो भी परेशानी होती है। तो उसको भी आप लोगों से थोड़ा सा
गुस्सा आता है। तो ये सब आप लोग ना करें। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ एनओसी सर्टिफिकेट। एनओसी सर्टिफिकेट में उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो एक विभाग में पहले से नौकरी कर चुके हैं, अब दूसरे विभाग में वो नौकरी करने आए हैं। जैसे कि कहा जाए कि कोई कोई बहुत से कैंडिडेट क्या होती है, छोटे पोस्ट पे लगे रहते हैं, उसके बाद वो लोग अच्छा एग्जाम निकाल के बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं। तो मेरा ये उन लोगों से ये कहना है कि वो एनओसी सर्टिफिकेट लेके जाए। उसके बाद ये भी उनसे कहना है कि फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि वो लोग, आप लोग जानते हैं कि विभाग से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते हैं, तो वो आप लोगों के लिए जरूरी होता है। ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो पहले से जॉब कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है। नहीं तो बहुत से कैंडिडेट परेशान हो जाएंगे, सर ये एनओसी सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से होता है। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि पहले से जॉब कर रहे हैं। तो वो अपने विभाग से जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लें, ताकि उन लोगों को जहाँ पे भी जब नई जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएं तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि बहुत सी जगह क्या होता है, कैंडिडेट ले जाना भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि जब हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे तब दे देंगे। तो ऐसा नहीं है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नई जगह जाएं तो आप लोगों को वो लेके जाना ही पड़ेगा, एनओसी सर्टिफिकेट अपने जो पुराने विभाग है वहां से। चॉइस फिलिंग के लिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तो बोर्ड आपसे आपकी प्राथमिकता पूछ लेता है कि आपको किस किस जिले में आपको नौकरी करनी है। उस हिसाब से आपको वो पोस्टिंग देता है। तो मेरा ये आप लोगों से कहना है कि आप लोग जहाँ पे भी जब वैकेंसी आती है तो आप लोगों को देख सकते हैं कि किस जिले में कितनी पोस्टें हैं। उसमें आप जो रूल बुक रहती है, दिशा निर्देश रहते हैं फॉर्म भरते वक्त, वहाँ पे पूरी सीटों की जानकारी रहती है। तो आप लोग हमेशा अपनी कन्वेंस के आधार पे, आपके ट्रांसपोर्ट के आधार पे, रेल मार्ग या बस मार्ग के आधार पे आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर लीजिए कि पहले आप लोग अपना जो मूल निवासी जिला है उसको दे दीजिए, उसके बाद आप अपने आसपास के जिले हैं उसको भर लीजिए। जहाँ पे जैसी सीट रहती है आप अपने फायदे के अनुसार, या आपके कोई रिलेटिव रहते हैं उस जिले में, वहाँ आप लोग नौकरी करने में सक्षम है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप लोग उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करके रखें। क्योंकि जैसे ही आप लोगों से विभाग आपको देता है तो आप फटाक से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी मैं पूछ के बताऊंगा, कल दे दूंगा, तो ये सब चीजें नहीं होती। और आप लोग जानते हैं कि यदि गलत चॉइस फिलिंग कर दो तो आप लोगों को गलत पोस्टिंग मिल जाती है, फिर बाद में ट्रांसफर होने में काफी दिक्कत होती है। तो मेरा ये आप लोगों से कहना है कि आप शुरू में ही चॉइस फिलिंग सही से कर दे, ताकि जब भी आप लोगों को नौकरी मिले तो आप लोगों को नौकरी करने में काफी आसान हो जाए। ये नहीं कि कष्टदायक हो जाए, बार बार परेशान होना है कि मेरे घर में मम्मी है, पापा है, मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम रहती है, सभी के घर में देखो अलग अलग प्रॉब्लम रहती है, पापा बीमार हैं, तो ये सब चीजें भी आप लोगों की जिम्मेदारी रहती है। तो ये सबको देखते हुए चॉइस फिलिंग भी ऐसी करें ताकि आप लोगों को कन्वेंस आप लोगों का आसान रहे, या अप डाउन कर सकें, आसपास के क्षेत्र में रहे, उस हिसाब से आप लोग अपना काम कर लें। और उसके बाद मैं आप लोगों से दो चीजें कहना चाहता हूं। पहले तो बहुत से कैंडिडेटों को मैंने देखा है कि मार्कशीटें काफी अलग अलग रहती है। मार्कशीट अलग अलग कहना के मतलब ऐसा है कि नाम ही अलग रहेगा, फादर नेम अलग रहेंगे, मदर नेम अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो आप लोगों का जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका सबसे पहले 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका किसी भी प्रकार का डिप्लोमा है, आईटीआई सर्टिफिकेट है, जो भी है, आप लोग जो भी आपका नाम है, फादर नेम, मदर नेम और डीओबी, ये सारे डॉक्यूमेंट में एक तरीके से कर लें। जिनमें भी गलत हैं उनको सुधरवा लें। उसके बाद मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ दूसरा, कि एक आईडी प्रूफ, जो आप लोग आईडी प्रूफ, आपका लाइसेंस से, ड्राइविंग लाइसेंस आप वहाँ पे शो करते हैं, वोटर आईडी शो करते हैं, या आधार कार्ड शो करते हैं, या पैन कार्ड, कोई भी चीज़ है, चारों पांचों में से जितने भी आपका पास आईडी प्रूफ है उन सब में आप लोग अपना नाम, फादर नेम, यदि मदर नेम लिखा है, डीओबी लिखा है, तो ये सब चीजें आप लोग सही करवा लें ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। एड्रेस प्रूफ है वो आप लोगों के मूल निवासी के अनुसार हो जाए। यदि किसी किसी के साथ कोई यदि दिक्कत है कि वो बाहर रहता है तो वो बात अलग है। बाकी यदि जो व्यक्ति जिसका मूल निवासी भी वही जिले में है और वही एड्रेस पे है, तो आप लोग बिल्कुल एड्रेस एज इट इज रखें, ताकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। और बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं कि भाई आईडी प्रूफ में उनका फादर नेम कुछ अलग रहता है, मार्कशीट में अलग रहता है, तो काफ़ी उन लोगों को दिक्कत होती है, पेपर देने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत से कैंडिडेटों का जो फॉर्म भरते वक्त 10th की मार्कशीट में नाम अलग रहता है, और जो आईडी प्रूफ रहती है, आधार कार्ड, उसमें नाम अलग रहता है, या डेट ऑफ बर्थ अलग रहती है, तो उन कैंडिडेटों को पेपर ही नहीं देने दिया जाता। पर मेरा उन लोगों से, सभी लोगों से ये कहना है, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों को भी यही रिक्वेस्ट करें कि भैया डॉक्यूमेंट आप लोग एक तरीके से ही तैयार करें, अलग अलग नाम से तैयार नहीं करें, बाद में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। हाँ, गर्ल्स कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैरिज के बाद उन लोगों के क्या आईडी
प्रूफ में हस्बैंड नेम लिखा आता है, और वो उनकी जो क्वालिफिकेशन रहती है 10th 12th या ग्रेजुएशन, उसमें फादर नेम जुड़ा रहता है, तो उनकी कंडीशन अलग रहती है, क्योंकि उन लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट बता देती हैं, तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी होती है। मैरिज के बाद उन लोगों की हस्बैंड नेम चलने लगता है, तो इसलिए उन लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी कैंडिडेट बॉयज हैं उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो नाम एक तरह का रखें, उसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सही करवा ले, नहीं तो आगे क्या उनको चेन बोर्ड जो रहता है या चेन समिति रहती है उन पे यदि आपत्ति ले लेगी तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बाहर कर देगी, क्योंकि ये एक उनके पास इंपॉर्टेंट कारण होता है, जिस महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण वो लोग बाहर कर सकते हैं। क्योंकि यदि वो चेन समिति यदि आप लोगों को चाहेगी, फिर उसके लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, एफिडेविट लगाना पड़ता है, तो इससे अच्छा आप लोग ये करें कि आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट में नाम है अलग अलग प्रकार का है उनको एक प्रकार से कर ले, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी थी कि जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो किस प्रकार की आपकी जानकारी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।